हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भूआकृति विज्ञान में। हमारा टॉपिक चल रहा था ज्वालामुखी, वोल्केनो, ज्वालामुखी। वोल्केनो, ज्वालामुखी से संबंधित हमने काफ़ी बातें की, जिसमें हमने इसकी संरचना है, इसका उद्गार देखा, केंद्रीय उद्गार या दरारी उद्गार से इसका जो उद्गारित भाग होता है उसको देखा। कौन कौन सी ज्वालामुखी है सक्रियता के अनुसार देखा, सक्रियता के अनुसार कौन कौन सी शांत है, सुषुप्त प्रकार के है, जागृत ज्वालामुखी है। उसके बाद में हमने तीव्रता के अकॉर्डिंग भी इसको देखा, जो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर हमने बात की। हवाई तुल्य है, स्ट्रोम्बोली है, वोल्केनो है, वेसुवियस है, पिलियन है। इनके बाद में हमने जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं इनसे वो भी हमने चर्चाएं कर ली है। जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं ज्वालामुखी के द्वारा, तो उसमें दो तरीके की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, या तो केंद्रीय उद्भेदन वाली जो ज्वालामुखी है उनसे निर्मित स्थलाकृतियाँ होगी, या दरारी उद्भेदन वाली जो ज्वालामुखी है उनसे निर्मित स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो दरारी उद्भेदन है उसके अंदर हम बात करेंगे। हमने केंद्रीय उद्भेदन वाली तो पढ़ ली है, जिसमें हमने बात की जो ज्वालामुखी शंकु की बात की है, जिसके अंदर कई प्रकार के शंकुओं की चर्चा कर ली हमने। सिंद्र शंकु है, परिपोषी शंकु है, कंपोजिट जिसको मिश्रित बोलते हैं। हमने अम्लीय शंकु की बात की, क्षारीय शंकु की बात में हमने कर लिए, परिपोषित की गई है। ठीक है। इसके बाद में हमने गुंबद की भी चर्चा की है, क्रेटर झील की, क्रेटर की बात की, काल्डेरा की बात की। ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है अपना, इसमें दरारी उद्भेदन वाला, वो और पढ़ लेते हैं। दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है। इसकी चर्चा और कर लेते हैं। यहाँ पे जो दरारी उद्भेदन वाली जो ज्वालामुखी है, ये जब लावा है, वो लावा के साथ में जब गैस की मात्रा अधिक नहीं होती है, धरातल के आंतरिक भाग से जब ज्वालामुखी निकलती है, मैग्मा निकलता है, तो जो लावा बाहर आता है उसके साथ में अगर गैस की मात्रा अधिक नहीं होगी तो वो धरातल में क्या कर देगा, दरार पैदा कर देगा। और उस दरार से शांत रूप में, यानी ज्वालामुखी एक तो विस्फोट के साथ निकलती है, वो तो केंद्रीय उद्भेदन वाली होती है। दरारी भाग में जो भी ज्वालामुखी निकलेगी वो शांत रूप में निकलेगी। तो ये शांत रूप में बाहर आती है और ठंडा होकर वहाँ पर एक पठार या कटक का निर्माण करती है। समझ गए बात। जैसे हम बात कर सकते हैं कोलंबिया का पठार। कोलंबिया वैसे तो देश है दक्षिण अमेरिका का, लेकिन कोलंबिया का जो पठार है वो यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ध्यान रखना इसको। कोलंबिया का पठार कहाँ पर है? यूएसए में है। और एक प्रायद्वीपीय पठार अपना भारत वाला, और ब्राज़ील का जो पठार है ब्राज़ील में, दक्षिण अमेरिका का जो है। ये तीन एग्जाम्पल है ऐसे ही दरारी उद्भेदन वाली जो ज्वालामुखी निकलती है, लावा निकलता है, उससे बने हुए पठारों की। तो तीनों एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वापस रिपीट कर रहे हैं। एक तो कोलंबिया का पठार, ठीक है। एक अपना प्रायद्वीपीय पठार है, भारत वाला पठार, और एक है ब्राज़ील का पठार। ये यूएसए के अंदर है, ये इंडिया में है, और ये ब्राज़ील में है। ठीक है। ये कहाँ है? ब्राज़ील में। तो ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका में, ये हो गया एशिया में, ये हो गया दक्षिण अमेरिका में। तो आप इनको ध्यान में रखना है। तीनों पठार बने हुए हैं जो दरारी उद्भेदन से निर्मित जो ज्वालामुखी है उनके द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियाँ मानी जाती है। ठीक है। तो पृथ्वी के इतिहास में हम बात करें तो ऐसे उद्गार जो हैं अब बहुत ही कम होते हैं। ये केवल क्रेटेशियस जो युग है, पृथ्वी के जो इतिहास में जो क्रेटेशियस युग जो आया था उसमें जो ज्वालामुखी आई थी उसमें बने हुए पठार हैं। वहाँ उस टाइम में इस प्रकार के जो पठार हैं वो निर्मित हुए थे। ठीक है। लेकिन इतिहास में ऐसे उद्गार बहुत कम होते हैं। देखते हैं पृथ्वी के इतिहास में तो ऐसे उद्गार नहीं है, केवल क्रेटेशियस युग है, वहाँ पर इस जगह पर कोलंबिया का पठार बना, प्रायद्वीपीय और ब्राज़ील का पठार देखने को मिलता है, जो कि दरारी उद्भेदन से माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में इसमें देखते हैं जो ज्वालामुखी की जो, ये तो बाहरी हो गई, ध्यान देना।
जो दरारी उद्भेदन वाली बात कर रहे हैं, ये जो पठार बन रहे हैं, मैदान बन रहे हैं, ये तो धरातल के ऊपर हो गया, बाहरी स्थलाकृतियाँ हो गई, लेकिन इसके जो आंतरिक स्थलाकृति भी तो बनती है दरारी उद्भेदन से। जैसे मानो ये वाला जो चट्टानी भाग है, ये जो धरातल है पृथ्वी का, ये धरातल हो गया, इसके आंतरिक भाग में शियाल वाली जो परतें हैं, ये क्रस्ट का रूप है, ये कौन सा है, क्रस्ट वाला रूप है। तो इसके अंदर जो दरारें हैं, इन दरारों के अंदर भी, जैसे यहाँ पे ज्वालामुखी मुख है, नली है, पिच्छक है इसकी, ठीक है, नली को क्या बोलते हैं, पिच्छक। तो इससे ये ज्वालामुखी है, ये इस दरारों से भी ये प्रवेश कर जाती है। अगर इसका जो वेग है तीव्र नहीं होता है, मंद होता है, तो ये जो ज्वालामुखी निकलेगी, मेघमा निकलेगा, तो इन दरारों में होकर के इन चट्टानों में जम जाएगा, ठीक है। जैसे जिस दिशा में जमेगा वो हम इसको देख लेंगे किस किस आकृति में ये जमता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंतरिक भाग हो, और ये जब लावा बाहर दरार से बाहर निकलता है तो यहाँ पठार का निर्माण कर देता है, जो हमने चर्चाएं कर ली है अभी, ठीक है। तो यहाँ ये आंतरिक भाग की जो स्थलाकृतियाँ हैं, यानी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक जो स्थलाकृतियाँ हैं, उनकी अब चर्चा करते हैं। वो कितने रूपों में होती हैं, ये चट्टानों का रूप लेती हैं आंतरिक भाग में, पृथ्वी के इस धरातल के नीचे आंतरिक भाग में। एक तो बनती है बेथोलित, क्या बनती है, बेथोलित। ये होती है सबसे ज़्यादा, जो ये रायोलिटिक प्रकार का जो मेग्मा होता है, कौन सा, रायोलिटिक जो मेग्मा होता है, जो कि सबसे गाढ़ा होता है। एक जगह गुंबद के रूप में इस प्रकार के आंतरिक भाग में कोई जगह होती है जिसमें ये मेग्मा जाकर के जमा हो जाता है। इसका कोई यहाँ पे नीचे प्रारंभिक बिंदु इसका पता नहीं चलता है, इतना ज़्यादा ये मतलब यहाँ पे गुंबद के आकार में जो संरचना बनाता है आंतरिक भाग में, चट्टानी संरचना बनाता है मेघना, जो मेग्मा बनाता है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं बेथोलित। क्या बोलते हैं इसको, बेथोलित बोलते हैं। और इसका जो छोटा रूप होता है, इसको हम यहाँ पे स्टोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका ही छोटा रूप क्या होता है, स्टोक। इसको भी ध्यान में रखना। तो दो स्थलाकृतियाँ हो गई, एक तो स्टोक हो गई, एक बेथोलित हो गई, स्टोक। बेथोलित जो है ये आंतरिक भाग की सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है, जो कि सबसे निम्न स्तर पर है, यानी ये धरातल का पॉइंट है, ये यहाँ पे धरातल है, इसके आंतरिक भाग में सबसे गहराई पर जो यहाँ पे स्थलाकृति बनती है आंतरिक भाग में, वो बनती है बेथोलित की, जो कि सबसे बड़ी होती है, ठीक है। दूसरी जो हम लेकोलित होती है, लेकोलित को पढ़ते हैं, जैसे ये ज्वालामुखी मुख है, ये क्या है, ज्वालामुखी मुख है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दरारी भाग है, इस क्षेत्र में कोई दरारी भाग है, और यहाँ पर जो दरारी भाग होगा वो भाग अगर इस तरीके से, ये दरार इस तरीके से बनी हुई है, तो यहाँ पर यहाँ इस प्रकार की एक आकृति बन जाती है, यानी ऐसे मेघमा जम जाता है आंतरिक भाग में। जैसे ये पूरी चट्टान है, इसके अंदर ये दरारी भाग है, जिसके अंदर इस प्रकार से एक स्थलाकृति है, इसके अंदर बन जाती है, जिसके अंदर ये मेघमा जम जाता है और चट्टान का रूप ले लेता है। तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेकोलित बोलते हैं। यानी ये छतरी नुमा, गुम्बद नुमा आकृति होती है, जो कि ऊपरी भाग में उत्तल ढाल रखती है, यानी उत्तल ढाल रखती है अपने ऊपरी भाग में। इसको कहते हैं लेकोलित। क्या बोलते हैं इसको, लेकोलित। अगर इसी प्रकार की दरार है और इस दरार में अगर इस प्रकार की आकृति बना ले, इस प्रकार की आकृति बना ले, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर इस प्रकार की आकृति आंतरिक भाग में बनेगी, इसको बोलेंगे लेपोलिथ। लेपोलिथ, समझ गए। चट्टान पढ़ेंगे तब इनकी डिटेल में बात करेंगे। एक बार हमें स्थलाकृतियाँ देखनी है, किस किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ यहाँ पर निर्मित होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई लेकोलिथ, और ये हो गई लेपोलिथ, ठीक है। तो ये तस्त्री नुमा आकृति यानी बेसी नुमा आकार की जो चट्टानें निर्मित होती है आंतरिक भाग में, वो कैसी होगी, लेपोलिथ प्रकार की होगी। और जिस जगह में यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ लेकोलिथ और लेपोलिथ के माध्यम से दोनों दिशाओं में ये चट्टानें बनती हैं, जिसमें लेकोलिथ भी हो लेपोलिथ भी हो, इस प्रकार की जो चट्टानें बनती है, इसको फेकोलिथ बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, फेकोलिथ। समझ गए बात। इनको ध्यान में रखना आप कि यहाँ पर किस किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर यहाँ पर एकदम क्षैतिजीय रूप में, यानी धरातल के समानांतर ही कोई स्थलाकृति बनती है जिसमें कुछ भी यहाँ पे मोड़ नहीं हो, तो एकदम समतल धरातल पे क्षैतिजीय रूप में स्थलाकृति बनेगी, उसको बोलेंगे यहाँ पे सिल। क्या बोलते हैं इसको, सिल बोलते हैं। और कोई स्थलाकृति ऐसे सिल के रूप में आगे जाकर के एकदम लंबवत हो जाए, यानी ऐसी कोई दरार है जिसके अंदर ऊपर जाकर के मेघमा यहाँ पे जमा हो जाए, तो इस प्रकार की जो आकृति होगी इसको बोलेंगे डाइक।
क्या बोलेंगे, डाइक बोलेंगे। तो आंतरिक जो चट्टानें हैं वहाँ पर कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं जो मैग्मा से, दरारी जो भाग है अगर यहाँ मैग्मा नहीं पहुँच पाता है, धीमी गति से हो रहा है, तो इन दरारों में घुस जाता है और इस प्रकार की आकृतियों को निर्मित कर देता है। तो यहाँ पे कितने प्रकार की आकृतियाँ देखी हमने। बेथोलिथ देखी, सबसे बड़ी जो आकृति होती है स्थलाकृति होती है, इसका छोटा रूप होता है उसको स्टोक बोलते हैं। और जो यहाँ पे छतरी नुमा या गुम्बद नुमा आकृति बनाता है वो होता है लेकोलिथ। और जो यहाँ पे बेसी नुमा या तस्तरी नुमा आकृति बनाता है वो होता है लेपोलिथ। और लहर नुमा रूप में यानी एक तरंग के रूप में जो चलती है स्थलाकृति जिसमें लेकोलिथ और लेपोलिथ दोनों होते हैं तो उसको बोलते हैं फेकोलिथ। ठीक है, यहाँ पे क्षैतिजीय रूप में होता है उसको बोलते हैं सिल, और जो लंबवत रूप में समकोण पे होती है जो स्थलाकृति उसको बोलते हैं डाइक। ठीक है, ये बात हो गई आपकी आंतरिक जो स्थलाकृतियाँ हैं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित। ठीक है, अन्य भी स्थलाकृतियाँ हैं इनके अलावा भी, जिसमें हम गैसर की बात कर सकते हैं, गर्म झरना की बात कर सकते हैं, धुआंरे की बात कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं, मोटा मोटा रूप में उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं कि गैसर क्या होता है। ठीक है, अन्य स्थलाकृतियाँ, ठीक है, केंद्रीय और दरारी तो हमने पढ़ ली, अन्य स्थलाकृतियों की चर्चा करते हैं। स्थलाकृतियाँ, इसमें एक स्थलाकृति होती है गैसर। ठीक है, गैसर की बात करें तो ये जो छिद्र से जब कोई भी छिद्र है वहाँ से जब जलवाष्प है वो गर्म जल के फंवारे के रूप में बाहर निकलता है। गर्म जल को जो फंवारा चलता है उस फंवारे के रूप में कोई छिद्र बना हुआ है धरातल में और वहाँ से फंवारे के रूप में चलता है और वो जल है वो रुक रुक के चलता है। आपने कभी शहरों में देखा होगा, शहरों में जो बीच में जो सर्किल होता है उसके बीच में जो पानी का एक वाटर टैंक वाला वो होता है तो उसमें से पानी निकलता रहता है। ठीक है, तो वो रुक रुक के निकलता है पानी। वैसा ही धरातल के ऊपर ज्वालामुखी जो छिद्र होते हैं उसके आंतरिक भाग से जो गर्म जल है, गर्म जल के जो स्रोत हैं, जलवाष्प है, वो वहाँ से निकलती रहती है तो वो फंवारे के रूप में निकलती है। तो वो जल रुक रुक के निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैसर बोलते हैं। इसको गर्म जल का स्रोत भी बोलते हैं या गर्म झरनों के वाष्प जो होता है वो निरंतर निकलता रहता है। यहाँ पे गैसर दो रूप में होता है, एक तो कुंडीय गैसर होता है, एक यहाँ पे संकरे गैसर होते हैं। एक तो कुंडीय यानी चौड़े रूप में होते हैं जहाँ से निकलता रहता है, और एक संकरे रूप में होते हैं, पतले रूप में होते हैं। जैसे हम यहाँ बात कर सकते हैं जो USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर एक पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क। याद रखना इस पार्क को, ये पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है, USA में, USA में। ठीक है, ये विश्व का सबसे पहला निर्मित यानी विश्व का प्रथम नेशनल पार्क है। ध्यान रखना, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है USA का विश्व का प्रथम नेशनल पार्क है। इसमें एक गैसर है जिसको बोलते हैं ओल्ड फेथफुल गैसर, जो विश्व का प्रसिद्ध गैसर माना जाता है। इस येलोस्टोन नेशनल पार्क में कौन सा है, ओल्ड फेथफुल गैसर, जो विश्व प्रसिद्ध गैसर माना जाता है। ओल्ड फेथफुल गैसर है कहाँ पर, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है USA का, येलोस्टोन में इस पार्क में एक गैसर है जो विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं एशिया का जो तिब्बत है, तिब्बत का जो पठार है वहाँ पर भी गैसर है। ठीक है, यूरोप में भी हम बात करें तो आइसलैंड जो है वहाँ पर गैसर है, और न्यूजीलैंड में भी गैसर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम गैसर के रूप में देख सकते हैं। दक्षिण, याद रखना, नोट कर लेना, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में गैसर का अभाव पाया जाता है, वहाँ पे कोई गैसर नहीं है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में कोई गैसर नहीं है, जबकि उत्तरी अमेरिका में USA में नेशनल पार्क में है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पास में जो न्यूजीलैंड है वहाँ पर भी है, और एशिया महाद्वीप में भी है जो भारत के तिब्बत में है, और यूरोप महाद्वीप में जो आइसलैंड है वहाँ पर है। ठीक है, तो केवल दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में कोई किसी प्रकार का गैसर नहीं है। फिर हम बात करते हैं गर्म झरना की। गैसर तो हो गया, अब बात करते हैं गर्म झरना।
गर्म झरना की बात करें तो ये जो ज्वालामुखी जो क्षेत्र होते हैं उन ज्वालामुखी क्षेत्र में जैसे हम बात करें कि आंतरिक भाग में जो गर्म जल है वो बाहर निकलता रहता है। तो भारत में भी ऐसे गैस जो गर्म झरने हैं वो है, एक तो राजगीर जिला है, एक मुंगेर जिला है बिहार का। भारत में बिहार जो राज्य है उसमें एक तो राजगीर और एक मुंगेर जिला है, और एक हम हरियाणा की सोहना जो क्षेत्र है उसके अंदर बात करें तो गर्म झरने यहाँ भारत में पाए जाते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है मणिकरण। कौन सा? मणिकरण हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है जहाँ पे गर्म जल बाहर निकलता है, उससे विद्युत का निर्माण किया जाता है, वहाँ पे बिजली बनाई जाती है। ठीक है। और अब जो हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो लद्दाख क्षेत्र है जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख के पुगा घाटी एक क्षेत्र है, उस पुगा घाटी में भी गर्म जो जल है उसके स्रोत प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर अभी पता चला है गर्म जल के स्रोतों का, वहाँ पर भी विद्युत निर्माण का कार्य चल रहा है। तो लद्दाख के पुगा घाटी वाला, लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, और हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में आज भी इस गर्म जल के झरनों से यहाँ पे बिजली बनाई जा रही है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं धुआंरे की। दूसरा पॉइंट है धुआंरे। कौन सा है? धुआंरे। ठीक है। ये जो धुआंरे होते हैं धूम्र छिद्र भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? धूम्र छिद्र या फ्यूम रोल, झाग जैसी आकृति, फ्यूम रोल भी बोलते हैं इसको। धुआंरे धूम्र छिद्र बोलते हैं या फ्यूम रोल बोलते हैं। धुआंरे जो शब्द है धुआंरा, ये शब्द लैटिन भाषा के फ्यूम रोल से बना हुआ है या फ्यूम रोल शब्द से लिया गया है। इस जो इसकी बात हम बताएं तो इसमें क्या होता है कि गैस होती है और धुआं जो है उसकी अधिकता होती है। तो सबसे ज़्यादा गैस और धुआं ही हमें नज़र आता है। जलवाष्प कम मात्रा में दिखती है इसके, जब ये धुआंरे निकलते हैं, धुआंरे देखने पर धुआं ही धुआं दिखाई देता है, जलवाष्प नहीं होता। वास्तव में जो धुआंरा है इसका सीधा सा संबंध होता है ज्वालामुखी से, यानी जो ज्वालामुखी आकर के लास्ट स्टेप होती है, जो अंतिम लक्षण होता है इसका, वो होता है धुआंरा। समझ रहे हो बात? यानी किसी जगह पे जैसे मानो यहाँ पे ज्वालामुखी निकल रही है, ठीक है, ये ज्वालामुखी निकल गई। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है यानी लास्ट में आ रहे हैं, अंतिम जो लक्षण होते हैं इसके, उस टाइम में यहाँ पे धुआं ही धुआं नजर आता है। यानी जलवाष्प तो सबसे पहले निकल जाता है, गैस और जलवाष्प तो निकल गई, लास्ट में जो धुआं बचा हुआ है आंतरिक भाग में, जो गर्म होता है, आंतरिक भाग में तापमान ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो गर्म पदार्थ होता है उसका धुआं होता है। तो वो धुआं लास्ट में जो इस छिद्रों से धुआं निकलता है, यहाँ केवल धुआं ही धुआं नजर आता है, जिसको हम धुआंरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धुआंरे बोलते हैं। धुआंरे में 98% से भी अधिक जलवाष्प होता है, लेकिन वो दिखती नहीं है। गैसों की बात करें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है इसके अंदर। ठीक है। और गैसर की बात करें या गर्म जल की बात करें तो गर्म जल और गैसर है, इसके अंदर तो यहाँ पे तापमान की बात करें इनके अंदर तो यहाँ 60 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ही मिलता है, जबकि ये धुआंरा है इसके अंदर 650 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक होता है। तो सबसे ज़्यादा धुआंरे होता है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है। तो धुआंरा का विस्तृत जो क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र हम मानते हैं विश्व के संदर्भ में, वो अलास्का की जो कटमई घाटी है वहाँ पर कई असंख्य रूप में या हम धुआंरा छिद्र जो बनाए जाते हैं उनको देख सकते हैं। कहाँ पर? अलास्का में। अलास्का कहाँ का है? अलास्का यूएसए का एक क्षेत्र है। किसका? यूएसए का। वहाँ पर एक कटमई घाटी है, कटमई घाटी। ठीक है। उस घाटी के अंदर बात करें तो असंख्य धुआंरे हैं, जहाँ पर 10,000 इस घाटी को, कटमई घाटी को क्या कहते हैं? 10,000 सशस्त्र धुआंरों की घाटी। क्या बोलते हैं? 10 सशस्त्र धुआंरों की घाटी बोलते हैं, या यूं कह सकते हैं ए वैली 10,000 स्मोक्स। ठीक है। ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, यानी 10,000 सशस्त्र धुआंरों की घाटी। धुआंरों की घाटी किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं इस कटमई घाटी को, जो अलास्का की है। अलास्का कहाँ का है? यूएसए का है। जो यूएसए देखो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये यूएसए की स्थलाकृति बनी हुई है ऐसे। ठीक है। इस प्रकार से यूएसए उत्तरी अमेरिका है, यहाँ तक तो ये यूएसए है। ये तो क्या है? यूएसए। ये है कनाडा। ये क्या है? कनाडा। तो यहाँ इस कनाडा के इस क्षेत्र में ये जो भाग है ये अलास्का है। ठीक है। ये अलास्का यहाँ पर एशिया का पार्ट था पहले, जो साइबेरिया का क्षेत्र था रूस का। अब ये यूएसए द्वारा खरीद लिया गया है, अब ये क्षेत्र यूएसए का है।
इस राज्य का क्षेत्र है ये अलास्का, कनाडा का नहीं है। कनाडा देश बीच में है, यूएसए यहाँ है, यूएसए का एक टुकड़ा यहाँ पर है जो अलास्का है, जिसमें कटमई घाटी है, जहाँ पर ए वैली 10,000 स्मोक्स यानी 10,000 सशस्त्र धुआरों की घाटी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके विश्व वितरण की। इसके विश्व वितरण की बात करें तो जो ये ज्वालामुखी है, इसके विश्व वितरण में हम बात करें तो भूकंप और ज्वालामुखी जो क्षेत्र हैं वो दोनों समान है, एक जैसे क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, इसमें विश्व में अधिकांश जो ज्वालामुखी है वो नवीन जो वलित पर्वतमाला है, जो नए बने हुए मोड़दार पर्वत हैं, उनके सहारे सबसे ज़्यादा इसके ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। या मगन तट वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, मगन तट जो क्षेत्र होते हैं वहाँ भी ज्वालामुखी आते हैं। और एक महासागरीय जो कटक होते हैं, महासागरों के अंदर जो आंतरिक भाग के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जिनको कटक बोलते हैं, वहाँ भी ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। विश्व की 15% ज्वालामुखी की बात करें तो वो अपसरण किनारे यानी रचनात्मक जो किनारे होते हैं वहाँ पर मिलते हैं। और 80% जो ज्वालामुखी है वो विनाशात्मक जो किनारा होता है यानी अभिसरण, दो प्लेटों का जो अभिसरण होता है, जिन क्षेत्रों में दो प्लेटें आपस में टकराती हैं वहाँ पर विश्व की 80% ज्वालामुखी आती हैं, जबकि दो अपसरण किनारे यानी रचनात्मक जो किनारा बनता है प्लेटों के मध्य, उन क्षेत्रों में विश्व की 15% ज्वालामुखी ही आती है। तो आप इसको भी ध्यान में रखना। और अन्य शेष जो भ्रंश घाटियाँ हैं वहाँ भी ज्वालामुखी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे हम बात करें हवाई द्वीप की, तो हवाई द्वीप में तो कोई अपसरण और अभिसरण किनारा नहीं है, लेकिन वहाँ ज्वालामुखी आती है। जैसे मोना लोआ ज्वालामुखी आती है, वो प्रशांत प्लेट है उसके बीच में यानी उसके अंदर स्थित है, तो उस के अंदर भी जो ज्वालामुखी आती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, स्थल और जल का मिलन बिंदु है। वो स्थल और जल का मिलन बिंदु कहाँ है, यानी उत्तरी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है उसका जो स्थल भाग है वो प्रशांत महासागर के उस बीच में स्थल और जल का मिलन बिंदु है, जिसके कारण उस प्रशांत प्लेट के मध्य में भी ज्वालामुखी निर्मित होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि 10 से 5% या 10 या 5% ज्वालामुखी प्लेटों के जो बीच वाले क्षेत्र वहाँ पर भी देखने को मिलती है। विश्व में जो ज्वालामुखी है इसकी 4 पेटियाँ मानी जाती है कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ज्वालामुखी ज़्यादा आती है। ठीक है, उसमें देखें तो एक तो परिप्रशांत वाली जो पेटी है, परिप्रशांत विश्व वितरण पढ़ रहे हैं हम ज्वालामुखी का, उसके अंदर 4 पेटियाँ ऐसी हैं जहाँ पर ज़्यादा ज्वालामुखी आती है। एक तो परिप्रशांत मेखला है, परिप्रशांत मेखला, कौन सी मेखला है, परिप्रशांत मेखला। अगर विश्व के संदर्भ में हम बात करें तो विश्व के संदर्भ में जैसे यहाँ पे देखेंगे एक साथ एक दृष्टि में, यहाँ जो ये एशिया वाली प्लेट है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ हमने पढ़ा था इस क्षेत्र में ये वाली प्लेट, ये प्रशांत प्लेट है। ये प्लेट कौन सी है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका वाली प्लेट, और इस क्षेत्र में प्रशांत प्लेट है जिसको पैसिफिक प्लेट बोलते हैं। इसके चारों तरफ यानी इसके जो किनारे हैं ये वाले, इसको परिप्रशांत मेखला बोलते हैं या अग्निवलय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अग्निवलय। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं क्योंकि ये किनारे हैं प्लेटों के अभिसरण किनारे माने जाते हैं। यहाँ पे महासागरीय प्लेट टकराती हैं या महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट भी टकराती हैं। तो इसको आप ध्यान में रखना कि इस क्षेत्र में, इस प्रशांत मेखला वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, विश्व के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं। इसी को अग्निवलय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर कई प्रकार की ज्वालामुखी आती है। जैसे जापान में फ्यूजियामा आती है, यहाँ पे फिलीपींस में, यहाँ फिलीपींस द्वीप समूह है, इसके अंदर माउंट ताल आती है। इंडोनेशिया, यहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर यहाँ पे क्राकाटोआ आती है। इक्वेडोर है, यहाँ दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर है, वहाँ पे कोटोपेक्सी आती है। मध्य अमेरिका है यहाँ पर, तो उसमें चिम्बेरोजा आती है। यूएसए की सस्ता और रेनियर आती है, हुड आती है। ठीक है, तो इस प्रकार की ज्वालामुखी इनके किनारों आती है। और दूसरा क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय पेटी। कौन सा है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, महाद्वीपीय पेटी। यह मध्य महाद्वीपीय पेटी यहाँ पे कनारी द्वीप हैं। इस कनारी द्वीप से स्टार्ट होती है, वो भूमध्य सागर से होते हुए यहाँ पे ईरान है, इराक यहाँ है, ईरान है यहाँ पे। ठीक है, इससे होती हुई यहाँ भारत, ये भारत से होते हुए और यहाँ इंडोनेशिया से होते हुए इस पेटी में मिल जाती है। ये क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी का है।
इस क्षेत्र में भी ज्वालामुखी आती है, यानी इनके किनारे यहाँ पर अभिसरण किनारे होते हैं, यहाँ पे विनाशात्मक किनारे होते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा आती है। ये अभिसारी किनारे हैं, ठीक है, ये दोनों प्लेटों का टकराव क्षेत्र है, ठीक है। तो अभिसरण किनारे पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आती है। यहाँ पे कौन कौन सी ज्वालामुखी आती है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्ट्राम्बोली, यहाँ इटली की स्ट्राम्बोली है, यहाँ पे विसुवियस एटना है इटली की, यहाँ से होते हुए ये पेटी कोह सुल्तान देवबंद ईरान वाली जो ज्वालामुखी है, भारत की बेरन और नोरकुंडम है, और इंडोनेशिया की क्राकाटोआ ज्वालामुखी है, इनकी हम बात कर सकते हैं। तो दूसरा क्षेत्र कौन सा है विश्व में, तो विश्व में ये मध्य महाद्वीपीय जो मेखला है या मध्य महाद्वीपीय पेटी है, इसमें ज्वालामुखी ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तीसरा जो क्षेत्र है वो है मध्य अटलांटिक पेटी। यहाँ जो अटलांटिक महासागर, इसके अंदर ये जो चैलेंजर डॉल्फिन कटक बना हुआ है, इसके सहारे ये आइसलैंड वाली जो दरारी भाग है, इसमें ये तीसरी पेटी है। यहाँ पे तीसरी पेटी में भी ज्वालामुखी आती है, जिसको हम बोलते हैं मध्य अटलांटिक पेटी, ठीक है। इसमें आइसलैंड जो क्षेत्र है, आइसलैंड में एक तो लोकी जो ज्वालामुखी है, एक होकला, कौन सी, होकला ज्वालामुखी है, होकला, इस ज्वालामुखी की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ज्वालामुखी आते हैं आइसलैंड के अंदर, ठीक है, अटलांटिक महासागर में। और चौथी जो पेटी है अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी है, यहाँ पे जॉर्डन नदी है, यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ इस अफ्रीकी महान भ्रंश घाटी है, इसके अंदर भी यहाँ पे ज्वालामुखी देखने को मिलती है। ये अफ्रीकी महान भ्रंश घाटी है जो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी मानी जाती है, ठीक है। ये 4 क्षेत्र हैं विश्व के संदर्भ में जो हमने विश्व वितरण में देख लिया कि यहाँ पे ज्वालामुखी आती है। एक तो परिप्रशांत वाली पेटी है, दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी है, और तीसरी ये मध्य अटलांटिक पेटी है, चौथी महान भ्रंश घाटी वाली पेटी है। इनके अंदर ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ज्वालामुखी है उससे लाभ क्या होता है। कि एक तो देखो कौन कौन से लाभ होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि एक तो होता है पृथ्वी का जो प्राकृतिक वॉल है, सुरक्षा वॉल है, वो बनता है, ठीक है। यानी आंतरिक भाग में जो मैग्मा है वो भूगर्भ पर लावा लेके आते हैं, जिससे हमें यहाँ पे काली मिट्टी जो बनती है, लावा आता है बाहर तो उसमें काली मिट्टी बनती है, और काली मिट्टी बनेगी वो उपजाऊ मिट्टी होगी। दूसरा अपने को लाभ ये मिलता है। तीसरा आंतरिक भाग की हमें जानकारी होती है कि आंतरिक भाग में किस प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। और हमें खनिज जो है वो धरातल पर आते हैं, जिसका हमें उपयोग करते हैं। एक हमें जल के गर्म जल के स्रोत बनते हैं, जिससे हमें गंधक बनती है, और गंधक किस काम में आते हैं, चर्म रोग के इलाज के लिए, यानी चर्म रोग ठीक होता है उससे। एक क्रेटर झील का निर्माण होता है, यानी झील भी बनती है धरातल पर। एक विद्युत का उत्पादन भी होता है, ठीक है। तो ये जो लाभ होते हैं। और हानियाँ क्या होती हैं ज्वालामुखी से, हानियों के रूप में देखें तो जन धन की हानि होती है, ठीक है, जन यानी जान की भी और धन की भी हानि होती है। भूकंप आते हैं, ठीक है। वायु परिवहन में बाधा आती है, जैसे हम कह सकते हैं 14 अप्रैल 2010 को यहाँ आइसलैंड में जो ज्वालामुखी आई थी, उससे जो धुआं निकला था आइसलैंड में, जो दरारी भाग है वहाँ पे जो धुआं बताए रहे थे, उससे जो धुआं निकला था उसमें यूरोप में जो वायु परिवहन है उसमें बाधा आई थी, ठीक है। तो 2010 में आइसलैंड में जो ज्वालामुखी आई हुई है, ध्यान रखना इसको। फिर हम कहें कि कुछ जहरीली गैसें भी निकलती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें लाभ भी है, कुछ हानियां भी हैं ज्वालामुखी से। तो यहाँ पर ये अपना टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो न्यू वीडियो के साथ आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।